यही रूस बोल रहा है S-500 और भारत के पास नहीं है भाई साहब बाय द वे। और S-500 लेवल का जो सरफेस टू एयर पूरा मिसाइल या पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस का, वो बहुत कम देशों के पास इस लेवल का सिस्टम है। और S-500 को लेकर रूस का भारत को बड़ा ऑफर, भारत में ही बनाने और तकनीक ट्रांसफर का ऑफर है। डील में भारत को सिस्टम दूसरे देशों को बेचने की तक इजाजत मिलेगी। मेजर गौरव, ये तो बड़ी फीट है, बहुत बड़ी बात है। और यह फैसिलिटी ब्रह्मोस में नहीं है अभी, मैं आपको बता दूं। ब्रह्मोस भारत में बनता है, रशिया और भारत का यह कोलैबोरेशन है, लेकिन क्योंकि उस कंपनी में पार्टनरशिप या ओनरशिप इस किस्म की है कि अगर भारत किसी देश को बेचना चाहे तो भारत को पहले रूस से परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ब्रह्मोस की बात कर रहा हूं। ठीक है। तो यानी कि अगर भारत ने आर्मेनिया को बेचा है, उदाहरण के लिए फिलीपींस को बेचा है, तो रशिया ने ओके बोला है, तब जाके बिका है। अब यहां पे रशिया कुछ और कह रहा है, क्योंकि वो डील बहुत पहले की है ब्रह्मोस की। अब क्योंकि यूक्रेन का वॉर हो गया है रशिया के बीच में और रशिया काफी हद तक आइसोलेटेड है, ये रशिया का एक रीच आउट है। यही रशिया ने Su-57 के लिए हमें बोला था कि भाई हम आपको दे देते हैं पूरा मेक इन इंडिया, 100% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, आप नासिक में बनाइए, खुश रहिए, आबाद रहिए, सब कुछ ले लो हमसे, सोर्स कोड वोर्स कोड सब ले लो। ये रूस ने बोला है, यही रूस बोल रहा है S-500 और भारत के पास नहीं है भाई साहब बाय द वे। और S-500 लेवल का जो सरफेस टू एयर पूरा मिसाइल या पूरा सिस्टम जो है एयर डिफेंस का, वो बहुत कम देशों के पास इस लेवल का सिस्टम है। एक्चुअली किसी के पास नहीं होगा, किसी के पास नहीं है। S-500 का तोड़ किसी के पास नहीं है। ये थाट से भी बेटर है। अच्छा। इसका ये कि ये राइट फ्रॉम जो एटमॉस्फेयर है, वहां से लेकर के ये बिल्कुल क्लोज इन वेपन्स तक। सर ये J-20 को, J-20, J-35, F-35 को पकड़ लेगा ये। यही तो मुसीबत है। सर आप F-35 कह रहे हैं, ट्रंप वैसे ही गुस्सा है। वो कहना नहीं चाहिए, लेकिन ये वहां तक को पकड़ने की इसके अंदर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट के लिए बनाई। तो ये अपने आप में, जहां तक एयर डिफेंस का सिस्टम का सवाल है और हाइपरसोनिक मिसाइल्स का सवाल है, एक बात मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से, उसमें रशिया इज सुप्रीमो। रशिया इज सुप्रीमो इन रॉकेटरी, इन स्पीड, इन मेटलर्जी, और यूएस इज सुप्रीमो इन सॉफ्टवेयर, सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी। तो जब आप दोनों का जहां मिश्रण हो जाएगा, तो आपके पास ऐसी चीज आ सकती है जो एकदम आप खिड़की से कहते हैं ना, कान से घुस जाएगी। तो ये वाली चीज आ जाएगी। तो जो खिड़की से मिसाइल के घुसने वाली प्रिसीजन स्ट्राइक की बात हम कर रहे हैं, वो जो है ना, फिर इतना प्रिसीजन आ जाएगा कि सीधे कान, वो जो नाभि में कहते हैं ना मारेंगे, वो वाली स्थिति आ जाएगी। लेकिन अगली खबर देखिए, ईरान का S-400 परीक्षण की खबर। इस्फहान के पास S-400 का ऑपरेशनल टेस्ट किया गया। S-400 की तैनाती से अब ईरानी एयर स्पेस में घुसना आसान नहीं होगा। अब ये S-500 के बाद S-400 की हम बात कर रहे हैं जी। S-400 ईरान के पास आ जाना, वो उस ईरान के पास आ जाना जो ट्रंप के मारने के लिए क्राउड फंडिंग कर रहा है, चंदे जुटा रहा है, वो जो कह रहा है जब धूप ले रहे होंगे तब मारेंगे ड्रोन से। हाँ। अब मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, ये दिया किसने, क्योंकि ये अभी अभी मिला है। ये था नहीं ईरान के पास S-400, और ईरान के पास अगर S-400 होता तो जो खुला नाच करा है इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के आसमानों में या फोर्डो में या इस्फहान में या कहीं और, वो कर नहीं पाते अगर S-400 वहां पे तैनात होता। इसका मतलब है कि पिछले 30 दिनों में कोई गेम हुआ है बॉस। पिछले 30 दिनों में गेम हुआ है। क्या टुकड़ों टुकड़ों में ले जाके अलग अलग शिप से असेंबल किया होगा? नहीं, क्या हुआ? आप पूरा का अगर रूस ने दिया है और रूसी देगा और कौन देगा, आपने पूरा का पूरा सिस्टम जहाज के अंदर डाला, फ्लाइट लैंड हुई। देखिए रशिया से अगर आप मैप देखेंगे तो ईरान पूरा सेंट्रल एशिया से लगता है, और वो जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, जितने भी स्थान है ऊपर, पूरे ऊपर की तरफ आप देखेंगे, नॉर्थ की तरफ जो स्थान है, वो सारे के सारे वहां पे अभी भी लैंग्वेज रशिया, वो रशिया की तो हिस्से थे। तो ऐसा हो सकता है टर्की के पास बड़े दिनों से यूज नहीं हो, पन्नी लगे हुए खड़े हैं। मेरे पास, मुझे वही ध्यान आया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि टर्की, देखिए मेरे, जब आपने बोला ना अभी, मेरे सबसे पहले टर्की के पास पड़े और टर्की को F-35 चाहिए, बिल्कुल आप उसी सूरत में बोल रहे हैं ना। मुझे ऐसा लगा कि टर्की, आई डोंट थिंक कि रूस से इतने अपने रिश्ते या तो परमिशन ले लिया, आई डोंट नो, पर ऐसे नहीं हो सकता कि सर एक सिस्टम किसी और को पकड़ा दिया इतना बड़ा। ये सिस्टम बाय इटसेल्फ, अगर मान लें आपने रोड मोबाइल जाके छोड़ दिया, उससे तो काम नहीं करने वाला। तो मतलब उसको समझाना, बुझाना, इंस्टॉल करना, देखना, ट्रेनिंग देना, उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, फिर उसकी लॉजिस्टिक सप्लाई को मेंटेन करना। राइट। तो ये जब तक OEM, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर नहीं इन्वॉल्व होगा, ये काम संभव नहीं है। ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, इसलिए रशिया इन्वॉल्व होगा ही होगा इस मामले में। टर्की से जाए ये दूर की कौड़ी लग रही है, लेकिन किसी भी संभावना से आज के विश्व में क्या इनकार कर सकते हैं आप। और अगली खबर यह है कि ओमान की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर ड्रोन से हमला हुआ है। ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी नौसैनिक घायल हैं। अमेरिका का आरोप कि ईरान समर्थित हूती लड़ाकों ने यह हमला किया है। ईरान ने अमेरिका के आरोपों से इनकार किया है। वैसे अमेरिका
और ईरान के बीच में सर जैसी छूट पकड़ चल रही है बहुत दिनों से, मुझे लगता है कि कहीं दुनिया को भी ये लगने लगा है कि कितना इसमें जेन्युइन है और कितना फिक्स्ड है मैच। नहीं, मुझे तो बहुत डाउट है कि अमेरिका ने बम मारे। अमेरिका ने तीनों लोकेशन पे ये GBU-57 नहीं मारे। हाँ। GBU-57 सर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, सिर्फ फोर्डो पे मारे, इस्फहान को छोड़ दिया और अगले तीसरे वाले को भी छोड़ दिया इन्होंने। हाँ। और वहां पे दोनों में जो बैलेंस थे, फोर्डो के अलावा वहां पे मारे टोमाहोक क्रूज मिसाइल। अच्छा, दूसरी चीज अगर हुथियों ने मारा है तो हुथीज आर डायरेक्टली कंट्रोल्ड। और हम बात नहीं कर रहे थे हफ्ता 10 दिन पहले कि हुथियों ने मिसाइल मार दी ये सब, और आपने ही पूछा था भैया आई कहां से, तो यहीं से आई। पहली चीज यहीं से आई। अब मुझे नहीं लगता, ये देखिए ये सब चीजें ना, मुझे ट्रंप की एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आती, मैं ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहता हूं। पहले आप चाहते हो कि हथियार आपके खरीदें, फिर आप कहते हो लड़ो मत, तो हथियार दिए क्यों इन द फर्स्ट प्लेस? ताकि वो बीच में जाके सीटी बजा के फुर्र करके बोले कि चलो नोबेल नोबेल मेरा नोबेल, शांत हो जाओ। आप अगर हथियार बेच रहे हैं तो लड़ने के लिए ही है। फिर या तो आप हथियार ना बेचें, फिर आप कुछ और टेडी बेयर बेचें। आप टेडी बेयर बेचा करें और आप उसके बाद कहें कि अब मैं पीस के लिए अप्लाई करता हूं। वैसे ये जो कहा जाता है कि अभी सुनामी आई, तो पता नहीं किसी ने कहा कि ये ट्रंप ने अचानक उठकर कहा कि मैंने सुनामी से कह दिया रुको तुम नहीं उठ सकती, और उसके बाद सुनामी ने उठना बंद कर दिया। क्योंकि तो कहीं भी सीज फायर करा देते। ये सुनामी के ऊपर टैरिफ लगा देगा अगर सुनामी ने मना कर दिया कि तुमने कब बोला था। परसेंटेज 25% टैरिफ सुनामी के ऊपर। हिम्मत कैसे हुई इसकी? ये सर, ये जो हुतियों ने किया है, ये सीज फायर को एक तरीके से चैलेंज है कि तुम हो ना सीज फायर की सीटी बजाने वाले, लो ये मार दिया, आप बताओ क्या करोगे। अब ये होगा क्या इसका देखिए, हूती को कंट्रोल करने के लिए ईरान को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और ईरान के लिए आप सीज फायर कराए बैठे। ईरान पे आप सीटी बजा चुके हैं क्योंकि मामला नोबेल पीस प्राइज का। अब सवाल उठता है कि इस पूरे मामले में पेचीदा सा हो गया है, और लेकिन 3 अमेरिकन घायल हो गए। ये वहां बहुत खतरनाक तरीके से मैसेज जाता है। अगर कोई अमेरिकन सोल्जर घायल होता है या मरता है, वो अमेरिकन पब्लिक टॉलरेट नहीं करती है। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा पॉलिटिकल चैलेंज है कि आप किस तरह की राजनीति कर रहे हैं कि हमारे हूती मार दे रहा है हमारे सोल्जर्स को। वो भी मतलब कोई बड़ा सही बात है। अब ईरान ही कुछ करता तो समझ में आता। कोई ये प्रॉक्सी मार दे रहे हैं। और किस तरह का डिफेंस सिस्टम, अब नहीं उठेगा सवाल। अब इनसे नहीं पूछा जाएगा, हमसे पूछा जा रहा है कैसे घुसे, मिसाइल आई कैसे, इतने सारे आपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक युद्धपोत बनाया हुआ है। अब उसके अंदर वो मिसाइल कैसे पहुंच गई उसकी? अरे इजराइल रोक लेता है सारे रॉकेट्स को, इजराइल सब कुछ को रोकता, हम क्या हैं? अब बहुत प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे। ये मामूली नहीं है। अगर इसका डिस्कशन आप देखिएगा आने वाले दिनों में, इसमें कई प्रश्न चिन्ह उठेंगे और वो सारे जाके पॉइंटर बनेंगे ट्रंप के लिए कि आप कर क्या रहे हैं, अमेरिकियों की जान को खतरा हो रहा है और आप बस अपना देख रहे हैं, आपको पड़ी हुई है नोबेल की। अगला देखिए, पहलगाम अटैक को लेकर यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट से पाकिस्तान की पोल खुली। बैसरन घाटी अटैक में लश्कर तैयबा का हाथ था, यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट कह रही है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रतिबंध निगरानी टीम की रिपोर्ट, टीआरएफ ने जो जिम्मेदारी ली वो एकदम सही। लश्कर ने टीआरएफ के काम में मदद की थी। सर ये मुझे समझाइए जरा, ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अभी अध्यक्षता जो है वो पाकिस्तान के पास है। मतलब एज अ नॉन परमानेंट मेंबर वो कर रहा है, और यहां यूनाइटेड नेशन की तरफ से आ रहा है कि टीआरएफ ने वहां काम किया था और उसने उसकी जिम्मेदारी भी ली थी। लश्कर तैयबा का ये प्रॉक्सी है जी। अब ये इसका पूरा मेरे को गड़बड़ झाला, ये किस तरीके से गोल गोल है, समझाइए। इसमें इस बार ये देखिए 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, जिसमें रशिया, चाइना, फ्रांस, इंग्लैंड एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 5 हैं। पांचों की जब तक सहमति नहीं होती है तब तक कोई चीज नहीं होती। अगर एक भी ऑब्जेक्ट करेगा वो चीज बैठ जाएगी। इसका मतलब जब पाकिस्तान को जूते मार रहा था यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, चाइना चुप था। वरना इसी चाइना ने 1.5-2 महीने पहले जो भारत की पहल थी कि टीआरएफ को आतंकी संगठन घोषित करो, इसी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने उसको शूट डाउन करा था। मतलब आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम का सिंदूर लगाने लगा है आजकल पाकिस्तान, इसलिए चाइना कह रहा है ठीक है बेटा, अब जो साथ मिल रहा था बंद। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यूएस ने भी चुप रहा, दोनों चुप हैं। देखिए बात यह है ना कि पाकिस्तान चाहते पाकिस्तान पिटता रहे, ये पिटता रहे तब ये तमीज से रहता है। मेरे को सर पाकिस्तान के ही लोगों का बनाया हुआ एक मीम याद आ रहा है, जिसमें एक पत्रकार नुमा आदमी के सामने एक बैठा हुआ है, वो पूछ रहा है एक सवाल पूछना है आपसे। वो कहता है हाँ पूछिए क्या है।
अमेरिका के साथ दोस्ती है तो हाल इतना खराब है, अगर उससे दुश्मनी हो गई तो कितना बैंड बजेगा। बोले कुछ और सवाल पूछा करो, मेरा दिमाग मत खराब करो। ये यहां पर यही चल रहा है। चाइना ने साथ देना बंद कर दिया, अमेरिका चुप बैठा हुआ है। बिना चाइना के सहमति के ये हो ही नहीं सकता था। ये चाइना ने बोला कि हाँ जरा ये बहुत उछल रहे हैं, हाँ। जरा चूड़ियां कसो। चूड़ियां